मेरा नाम माया है और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर शायद आपकी सांसें थम जाएंगी। लोग कहते हैं उसकी उम्र मुझसे 40 साल ज्यादा है। लोग कहते हैं वो मेरा पिता है, लेकिन मेरा दिल कुछ और ही कहता है। मेरी उम्र 18 साल 3 महीने है और मैंने अपने पिता की उम्र के व्यक्ति से शादी की है। ये सिर्फ शादी नहीं, ये एक ऐसी अग्नि परीक्षा है जहां हर पल मुझे अपने प्यार की सच्चाई साबित करनी पड़ती है। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कृपया अपने हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि आज की कहानी आपको भावनाओं के एक ऐसे सफर पर ले जाएगी जहां दिल की हर धड़कन एक नए एहसास से रूबरू होगी। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं माया कोलकाता के एक छोटे से मोहल्ले में पली बढ़ी, जहां कला और साहित्य को सांसों की तरह जिया जाता था। मेरे पिता एक जाने माने कवि थे और माँ एक कुशल भरतनाट्यम नृत्यांगना। उनका प्यार, उनकी दुनिया मेरी दुनिया थी। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। जब मैं केवल 10 साल की थी, एक सड़क दुर्घटना में मैंने अपने माता पिता दोनों को खो दिया। मेरी दुनिया बिखर गई थी, रंग बेरंग हो गए थे। उस समय देवराज अंकल मेरी जिंदगी में एक ऐसे मसीहा बनकर आए जिन्होंने मुझे डूबने से बचा लिया। देवराज अंकल मेरे पिता के सबसे अच्छे दोस्त थे, उनके हमसफर, उनके भाई। वो मुंबई के एक बड़े आर्किटेक्ट थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने काम को समर्पित कर दी थी। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी और शायद इसीलिए भी उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह स्वीकार किया। मेरे पिता ने अपने अंतिम समय में उनसे वादा लिया था कि वो मेरा ख्याल रखेंगे, और देवराज अंकल ने उस वादे को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। वो मुझे मुंबई ले आए, जहां उनकी भव्य इमारत और शांत जीवन मेरा नया संसार बन गया। देवराज अंकल की उम्र तब 50 के करीब थी। उन्होंने मुझे वो सब कुछ दिया जो एक पिता अपनी बेटी को देता है: प्यार, सुरक्षा, अच्छी शिक्षा और मेरे सपनों को पूरा करने की आज़ादी। मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी में देवराज अंकल का घर मेरे लिए एक शांत ओएसिस था। वो सुबह मेरे लिए नाश्ता बनाते, मुझे स्कूल छोड़ते और शाम को मेरा इंतजार करते। उनकी लाइब्रेरी में घंटों किताबें पढ़ते हुए मैं खुद को खो देती थी, और वो अक्सर मुझे देखते हुए मुस्कुराते रहते। उनकी आंखों में मैंने कभी थकान नहीं देखी, सिर्फ एक शांत समर्पण देखा। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मेरे और उनके रिश्ते में एक खास गहराई आती गई। मैं उन्हें पापा कहकर बुलाती थी और वो मुझे गुड़िया। लेकिन गुड़िया और पापा के इस रिश्ते में एक अदृश्य डोर थी जो वक्त के साथ और मजबूत होती जा रही थी। मैं अब 18 साल की हो चुकी थी और मेरी जिंदगी में कॉलेज, दोस्त और भविष्य के सपने भरने लगे थे। मैं दिल्ली के एक प्रतिष्ठित कला कॉलेज में दाखिला लेना चाहती थी और देवराज अंकल ने मेरा पूरा समर्थन किया। दिल्ली आने के बाद पहली बार मुझे देवराज अंकल की कमी महसूस हुई। उनकी आवाज़, उनकी मौजूदगी, उनके हाथों का बना खाना, सब कुछ मुझे बहुत याद आता था। हॉस्टल में रहते हुए मैंने उन्हें रोज़ फ़ोन करना शुरू कर दिया। हमारी बातें घंटों चलतीं और धीरे धीरे उन बातों में सिर्फ एक बेटी का पिता से बात करना नहीं रह गया था। मैं उनके अकेलेपन को महसूस करने लगी थी और शायद वो भी मेरे बढ़ते हुए एहसास को समझ रहे थे। एक शाम जब मैं फ़ोन पर उन्हें अपने कॉलेज के एक दोस्त के बारे में बता रही थी, तो मैंने उनके स्वर में एक हल्की सी उदासी महसूस की। तुम खुश हो ना गुड़िया? उन्होंने पूछा था। हाँ पापा, मैंने कहा, पर आपकी याद बहुत आती है। उस पल मुझे नहीं पता था कि ये सिर्फ याद नहीं, कुछ और था। मेरे 18वें जन्मदिन पर देवराज अंकल दिल्ली आए। उन्होंने मुझे अपनी सारी बचत से एक पेंटिंग स्टूडियो गिफ्ट किया था, ताकि मैं अपने सपनों को पंख दे सकूं। उस दिन जब वो मेरे साथ केक काट रहे थे, उनकी आंखों में मैंने एक ऐसी चमक देखी जो पहले कभी नहीं देखी थी। वो चमक प्यार की थी, लेकिन एक ऐसे प्यार की जिसे वो खुद भी शायद समझने से डर रहे थे। मैं जब उनके करीब थी तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती थीं। उनकी शांत मुस्कान, उनके बालों की सफ़ेदी, उनके हाथों की लकीरें, सब कुछ मुझे आकर्षित करने लगा था। ये एक अजीब एहसास था जिसे मैं खुद भी नहीं समझ पा रही थी। क्या ये सिर्फ श्रद्धा थी या कुछ और? दिल्ली में मेरा एक दोस्त था, राहुल। वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था और मुझे पसंद करता था। एक दिन राहुल ने मुझे प्रपोज किया।
मेरा दिल अचानक बेचैन हो उठा। राहुल अच्छा लड़का था, स्मार्ट था, लेकिन उसके साथ मुझे वो सुकून महसूस नहीं होता था जो देवराज अंकल के साथ होता था। मैंने राहुल को मना कर दिया। उस रात मैंने देवराज अंकल को फोन किया और उन्हें राहुल के बारे में बताया। उन्होंने मेरी बात धैर्य से सुनी और फिर कहा, जो तुम्हारा दिल कहे वही करना गुड़िया, किसी दबाव में आकर कोई फैसला मत लेना। उनकी आवाज में वो सुकून था जो मुझे चाहिए था। कुछ हफ्तों बाद मैं एक कॉलेज ट्रिप पर कलकत्ता गई। वहां मैंने अपनी एक पुरानी सहेली स्नेहा से मुलाकात की। स्नेहा ने मुझसे मेरी जिंदगी के बारे में पूछा और मैंने उसे देवराज अंकल के बारे में सब कुछ बताया। उसने मुझे ध्यान से सुना और फिर एक अजीब सवाल पूछा, माया, क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि तुम देवराज अंकल को सिर्फ एक पिता की तरह नहीं बल्कि किसी और तरह से भी पसंद करती हो? स्नेहा के सवाल ने मुझे झकझोर दिया। मैं कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था, लेकिन अब जब उसने कहा तो मेरे अंदर एक हलचल सी मच गई। क्या ये सच था? क्या मेरे अंदर देवराज अंकल के लिए सिर्फ बेटी का प्यार नहीं बल्कि एक स्त्री का आकर्षण भी था? कलकत्ता से वापस आकर मैंने देवराज अंकल को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। उनकी हर बात, उनका हर अंदाज मुझे अब अलग लगने लगा था। वो जब मेरे बाल सहलाते तो मुझे एक अजीब सी सिहरन महसूस होती। वो जब मुझे देखकर मुस्कुराते तो मेरा दिल जोर से धड़कने लगता। मुझे एहसास हुआ कि मैं उनके साथ एक ऐसे रिश्ते में बंध चुकी हूँ जिसका कोई नाम नहीं था, लेकिन जो मेरी आत्मा तक को छूता था। ये एहसास मुझे डराता भी था और सुकून भी देता था। एक दिन मेरे बुआ और फूफा मुंबई आए। उन्होंने मेरे कॉलेज की पढ़ाई और भविष्य के बारे में बात करना शुरू किया। उनकी बातों का रुख धीरे धीरे मेरी शादी की तरफ मुड़ गया। अब माया बड़ी हो गई है देवराज जी, बुआ ने कहा। उसकी उम्र 18 साल 3 महीने हो चुकी है। अब उसकी शादी की चिंता करनी चाहिए। हमारे गांव में एक बहुत अच्छा लड़का है, अमित, सरकारी नौकरी में है। हम चाहते हैं कि माया की शादी उससे कर दें। मैं ये सुनकर सन्न रह गई। मेरी शादी अभी, और वो भी किसी ऐसे व्यक्ति से जिसे मैं जानती भी नहीं। मैंने देवराज अंकल की तरफ देखा। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई थीं। लेकिन बुआ जी, देवराज अंकल ने शांत स्वर में कहा, माया अभी अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती है और शादी का फैसला तो उसका अपना होगा। अपना फैसला? देवराज जी, आप तो उसके पिता समान हैं। आपको उसकी भलाई देखनी चाहिए। ये रिश्ता बहुत अच्छा है, बुआ ने जोर दिया। उस रात मैं बहुत रोई। मैं नहीं चाहती थी कि किसी अमित से शादी करूं। मैं बस देवराज अंकल के साथ रहना चाहती थी। मुझे एहसास हुआ कि मेरे लिए दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी देवराज अंकल ही थे। उनके बिना मेरी जिंदगी अधूरी थी। अगले दिन सुबह मैंने हिम्मत करके देवराज अंकल से बात की। पापा, मैंने कहा, मैं उस अमित से शादी नहीं करना चाहती। देवराज अंकल ने मुझे गले लगा लिया। मैं जानता हूँ गुड़िया, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। मेरी आवाज़ कांप रही थी। हमेशा आपके साथ। उन्होंने मुझे अपनी बाहों से थोड़ा दूर किया और मेरी आंखों में देखा। उनकी आंखों में भी वही सवाल थे, वही उलझन थी जो मेरे मन में थी। माया, उन्होंने कहा, मैं तुम्हें अपनी बेटी मानता हूँ। मैं जानती हूँ, मैंने कहा, लेकिन मैं आपको सिर्फ अपना पिता नहीं मानती। मैं आपसे प्यार करती हूँ देवराज अंकल, एक ऐसे प्यार से जिसकी कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। मेरे इन शब्दों ने कमरे में एक गहरी चुप्पी ला दी। देवराज अंकल का चेहरा पीला पड़ गया था। वो कुर्सी पर बैठ गए और अपने सिर को दोनों हाथों से थाम लिया। तुम क्या कह रही हो माया? उनकी आवाज में दर्द था। ये सही नहीं है। मैं तुम्हारे पिता समान हूँ। आप मेरे बायोलॉजिकल पिता नहीं हैं, मैंने कहा। आप मेरे पिता के दोस्त हैं। आपने मुझे पाला है, मुझे प्यार दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे एहसास बदल नहीं सकते। मेरा दिल आपको चाहता है देवराज अंकल। मेरा दिल कहता है कि आप मेरे जीवन साथी बन सकते हैं, अगर आप चाहें तो। उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये समाज, ये दुनिया हमें जीने नहीं देगी माया। लोग क्या कहेंगे? एक 18 साल की लड़की और एक 58 साल का बूढ़ा आदमी, ये तो पाप है। प्यार पाप कैसे हो सकता है देवराज अंकल? मैंने पूछा। अगर प्यार सच्चा है तो वो किसी उम्र, किसी रिश्ते की दीवार को नहीं देखता। आप ही ने सिखाया है ना कि दिल की सुनो। अगले कुछ दिन हमारे लिए बहुत मुश्किल थे। बुआ और फूफा लगातार शादी के लिए दबाव बना रहे थे। उन्होंने धमकी दी कि अगर मैंने अमित से शादी नहीं की तो वे मुझे संपत्ति से बेदखल कर देंगे और देवराज अंकल पर मेरा अपहरण करने का आरोप लगा देंगे।
देवराज अंकल इस स्थिति से बहुत परेशान थे। एक तरफ मेरा भविष्य, दूसरी तरफ उनकी इज्जत और मेरी सुरक्षा। एक शाम जब बुआ और फूफा ने हद पार कर दी तो देवराज अंकल ने एक साहसिक फैसला लिया। हम माया की शादी करेंगे, उन्होंने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। बुआ और फूफा खुश हो गए। किससे? अमित से? नहीं, देवराज अंकल ने कहा, माया की शादी मुझसे होगी। पूरा कमरा सन्न लह गया। बुआ और फूफा सदमे में थे। मैंने देवराज अंकल की तरफ देखा। उनकी आंखों में दर्द था लेकिन एक दृढ़ संकल्प भी था। उन्होंने ये फैसला मेरी सुरक्षा और मेरे प्यार के लिए लिया था, भले ही उन्हें कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े। ये क्या कह रहे हैं आप देवराज जी? बुआ ने चिल्लाते हुए कहा। आप उसके पिता समान हैं, ये तो महापाप है। मैं उसका जैविक पिता नहीं हूँ, देवराज अंकल ने कहा। मैं उसका अभिभावक हूँ और अगर उसे समाज के भेड़ियों से बचाने के लिए मुझे ये रिश्ता अपनाना पड़े तो मैं खुशी खुशी करूँगा। माया और मेरा रिश्ता पवित्र है और अब मैं उसे एक नया नाम दूंगा। समाज ने हमें स्वीकार नहीं किया। खबर मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और यहाँ तक कि हमारे छोटे शहर तक फैल गई। लोग हमें अजीब नजरों से देखते थे, फुसफुसाते थे, हमें कोसते थे। मेरे नाम के साथ पिता से शादी का कलंक जुड़ गया था। लेकिन देवराज अंकराज ने कभी मेरे हाथ नहीं छोड़े। उन्होंने हर पल मेरा साथ दिया। उन्होंने समाज की परवाह किए बिना मेरे लिए एक सुरक्षित और प्यार भरा संसार बनाया। हमारी शादी एक शांत, निजी समारोह में हुई। कोई धूमधाम नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, सिर्फ मैं और वो, एक दूसरे का हाथ थामे, एक दूसरे की आंखों में देखते हुए। जब उन्होंने मेरी मांग में सिंदूर भरा तो मेरी आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि एक ऐसे प्यार के थे जिसने हर दीवार को तोड़ दिया था। मैं अब आधिकारिक तौर पर उनकी पत्नी थी, उनकी हमसफर। शुरुआत में हमारे लिए ये सब आसान नहीं था। देवराज अंकल, अब मेरे पति, हमेशा इस बात को लेकर चिंतित रहते थे कि क्या मैंने सही फैसला लिया है, क्या मैं अपनी जवानी उनके साथ बर्बाद कर रही हूँ। लेकिन मैंने उन्हें हर बार समझाया कि मेरा प्यार सच्चा है। उनकी समझदारी, उनका धैर्य, उनकी शांत प्रकृति, उनकी गहरी बातें, ये सब कुछ मुझे उनसे और भी ज्यादा जोड़ता गया। मैं उनकी झुर्रियों में जिंदगी के अनुभव देखती थी, उनके सफेद बालों में त्याग और समर्पण का प्रतीक। हम बेंगलुरु चले गए, जहां हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते थे। वहां हमने एक छोटा सा घर लिया, जहां मैंने अपना आर्ट स्टूडियो बनाया और देवराज अंकल ने अपनी पुरानी आर्किटेक्ट की नौकरी फिर से शुरू की। बेंगलुरु की खुली सोच वाले माहौल में हमें थोड़ी राहत मिली, लेकिन समाज की नज़रों से हम फिर भी नहीं बच पाए। कभी कभी पार्क में टहलते हुए लोग हमें घूरते थे, कभी बच्चे अजीब सवाल पूछते थे। लेकिन अब हमें इन सब से फर्क नहीं पड़ता था। हमने एक दूसरे में अपनी दुनिया पाली थी। हमारी जिंदगी सामान्य हो गई थी, लेकिन हमारे बीच का प्यार हर दिन गहरा होता जा रहा था। मैं उन्हें देव कहकर बुलाने लगी थी और वो मुझे मेरी माया। हम घंटों बातें करते, किताबें पढ़ते, मेरी पेंटिंग पर चर्चा करते। उन्होंने मुझे जीवन के हर पहलू को समझना सिखाया और मैंने उन्हें जिंदगी के छोटे छोटे पलों में खुशियां ढूंढना सिखाया। उनकी आंखों में जब मैं अपने लिए प्यार देखती थी तो मुझे लगता था कि मैंने दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पाली है। एक शाम हम अपनी बालकनी में बैठे थे, ठंडी हवा चल रही थी। देव ने मेरा हाथ थामा और बोले, माया, तुम्हें कभी अफसोस हुआ मेरे साथ अपनी जिंदगी बिताने का? मैंने उनकी आंखों में देखा। नहीं देव, कभी नहीं। मेरा नाम माया है और मेरी उम्र 18 साल 3 महीने थी जब मैंने आपसे शादी की। आपकी उम्र 58 साल थी। लोगों ने हमें पिता और बेटी कहा, लेकिन मेरा दिल जानता है कि हम क्या हैं। हम दो आत्माएं हैं जिन्हें एक दूसरे में अपना घर मिल गया है। आपने मुझे सिर्फ एक छत नहीं दी, आपने मुझे एक जिंदगी दी है और सबसे बढ़कर आपने मुझे प्यार करना सिखाया है। मेरा प्यार आपकी उम्र की लकीरों से परे है देव। ये अनंत है। उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझे गले लगा लिया। उनकी बाहों में मुझे वो सुकून मिला जो दुनिया की किसी भी चीज में नहीं मिल सकता था। हमारा प्यार असामान्य था, लेकिन सच्चा था। ये एक ऐसी कहानी थी जहां उम्र, समाज और रिश्ते की परिभाषाएं फीकी पड़ गईं और केवल दो दिलों का मिलन ही सबसे बड़ी सच्चाई बन गया। ये थी माया और देवराज की कहानी, एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, बस सच्चा होना चाहिए।
अगर आपको ये भावनात्मक सफर पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम ऐसी और कहानियां आपके लिए लाते रहें।